बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब की अहलिया सरीना ईसा साहिबा ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को एक खुला ख़त लिखा है। कुछ अर्सा पहले भी उन्होंने ख़त लिखा था और उसमें कुछ बातें ऐसी कही थी जिसको आज इस ख़त में भी दोहराया गया है और कुछ नई बातें भी कहने की कोशिश की गई है। सरीना ईसा साहिबा के का ये जो ख़त है जो अंग्रेज़ी ज़ुबान में लिखा गया है, जो इस वक्त मेरे हाथ में है, इस ख़त को मैं एक तो आपके सामने उर्दू में रखता हूँ इसका मतन, ताकि आप समझ पाएँ आसानी से कि क्या इसमें कहा गया है। दूसरा यह है कि इसमें कुछ गलत बयानियाँ हैं, कुछ गलत हक़ाइक़ बयान किए गए हैं, मैं वो भी आपके सामने रखता हूँ। और कुछ ख़त का जो 70% हिस्सा है वो एजम्पशंस की बुनियाद पर है, जिसका सरीना ईसा के पास कोई सबूत नहीं है, महज उनकी एजम्पशन है और एजम्पशन की बुनियाद पर, शक की बुनियाद पर उन्होंने इल्ज़ामात आयद किए हैं, वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ। तो मैं ख़त का जो मतन है वो ज़रा देखते जाइए, फिर मैं पॉइंट आउट करता जाऊँगा कि कहाँ पर वो गलत कह रही हैं, फैक्चुअली वो गलत बात है। देखिए, वो यूँ शुरू करती हैं, ओपन लेटर टू प्राइम मिनिस्टर इमरान खान। अच्छा, वो कहती हैं, मैं जब भी किसी मुश्किल में होती हूँ आप हमला कर देते हैं। मई 2019 में जब मेरे वालिद का एक बड़ा ऑपरेशन था और मेरी बेटी के यहाँ बच्चे की पैदाइश होना थी, मुझसे पूछे बगैर ये एज्यूम कर लिया गया कि मैं जिन प्रॉपर्टीज़ की मालिक हूँ वो मेरे शौहर की हैं। इसी बुनियाद पर उनके ऊपर एक झूठा रेफरेंस बना दिया गया। अच्छा, ये जो बात उन्होंने कही है कि मेरे वालिद का एक ऑपरेशन था और मेरी बेटी के यहाँ बच्चे की पैदाइश थी, और फिर आगे जाके वो कहती हैं कि मुझे 9 नोटिस भेजे गए, मैं अपने वालिद का दुख भी नहीं मना सकी। ये सब बातें उन्होंने पिछले ख़त में भी कही थी और पहले 2 पैराग्राफ में तकरीबन वही बातें दोहराई गई हैं। अच्छा, यहाँ पर जो उन्होंने काबिल ज़िक्र बात यह है कि मुझसे पूछे बगैर ये एज्यूम कर लिया गया कि मैं जिन प्रॉपर्टीज़ की मालिक हूँ वो मेरे शौहर की हैं। अच्छा, ये एजम्पशन को वो बुरा मान रही हैं और आगे जाके मैं आपको बताऊँगा कहाँ कहाँ पर वो एजम्पशन से काम ले रही हैं। आगे वो कहती हैं, 25 जून 2020 को जब मेरे वालिद अपने आखिरी सांसें ले रहे थे, मुझे FBR के 9 नोटिस भेजे गए। मैं अपने वालिद का सोग भी सही तरह नहीं मना सकी। मुझे कुछ ही अरसे बाद पता चला कि, अच्छा, यहाँ तक जो बात उन्होंने की है, ये बात वो पिछले ख़त में भी कह चुकी हैं कि मुझे मेरे वालिद का इंतकाल हुआ, मुझे 9 नोटिस भेज दिए गए और मैं सोग भी सही तरह नहीं मना सकी। ये उन्होंने पिछले ख़त में भी बात की, तो ये रेपिटेशन है। आगे वो कहती हैं कि मुझे कुछ ही अर्सा पहले पता चला है कि मेरे गले के थायराइड की वजह से सर्जरी होनी है। मैं इस वजह से काफ़ी परेशान थी, इसीलिए मैंने फैसला किया कि स्पेन जाकर सेकंड ओपिनियन ली जाए। आगे ब्रैकेट में लिखा है अपने खर्चे पर, अब यानी स्पेन जाकर सेकंड ओपिनियन ली जाए और फिर सर्जरी कराई जाए। मुझे मीडिया से पता चला कि सुप्रीम कोर्ट में मुझसे छुपा कर कुछ फाइल किया गया है, मुझे इसकी कॉपी भी नहीं दी गई। लेकिन आप कवानीन को फॉलो कब करते हैं, यानी कानूनन आपको मुझे इसकी कॉपी देनी चाहिए थी, लेकिन आप कानून को फॉलो कब करते हैं, कानून का एहतराम कब करते हैं। फिर कहती हैं कि 27 मई 2021 को मैंने ख़त के ज़रिए फ़ाइल की गई चीज़ की कॉपी मांगी, यानी वो जो चीज़ आपने फ़ाइल की थी सुप्रीम कोर्ट में, मैंने 27 मई 2021 को एक ख़त के ज़रिए इसकी कॉपी मांगी, मगर मुझे वो कॉपी नहीं दी गई। आपके अंदर इतनी अखलाकियात भी नहीं है कि आप मुझे खुद या अपने मुलाजिम के ज़रिए जवाब दे सकें। अच्छा, अब मैं आपको ये बता दूं कि ये क्या फ़ाइल किया गया है, उसकी क्या बात करिए। खैर, आगे जाके उन्होंने खुद इसकी वजाहत की है, पहले वो सुन लें फिर मैं आपको बताता हूँ। वो कहती है कि मुझे मीडिया के ज़रिए पता चला कि मेरे खिलाफ जो कुछ फ़ाइल किया गया है वो एक क्यूरेटिव रिव्यू है। अच्छा, ये क्यूरेटिव रिव्यू जो है, आपको याद होगा ये ख़बर मैंने ब्रेक की थी पहली मरतबा, और मैंने दोपहर 2-2:30 बजे के करीब 26 मई को यह खबर ब्रेक की थी कि एक दिन पहले गुज़श्ता रोज़ एक रिव्यू फाइल किया गया है, नज़रसानी फाइल की गई है। अच्छा, और मैंने आपको ये भी बताया था कि ये नज़रसानी के अगेंस्ट एक नज़रसानी फाइल की गई है, जिस पर बहुत सारे लोगों ने इब्तदाई तौर पर यह सवाल किया कि नज़रसानी के खिलाफ दोबारा नज़रसानी कैसे अप्लाई की जा सकती है, एक ही दफ़ा नज़रसानी फाइल होती है, दोबारा नहीं होती। अच्छा, इसके मैंने अपनी वीडियोस में जवाब भी दिए थे, अगर आप 26 मई को जाके मेरी वीडियो देख लें काजी फाइज साहब के खिलाफ आने वाले इस रिव्यू के हवाले से, तो उसमें मैंने पूरे आर्गूमेंट दिए हुए हैं कि ये क्यूरेटिव रिव्यू है और इसका क्या मतलब है और किस तरह से फाइल हुई है। लेकिन पहले आप ज़रा ये सुन लें जो इस ख़त में लिखा गया है। वो कहती हैं, मुझे मीडिया के ज़रिए पता चला कि मेरे खिलाफ जो कुछ फ़ाइल किया गया है वो एक क्यूरेटिव रिव्यू है, जो मेरी रिव्यू की दरख्वास्त के फ़ैसले के 30 दिन बाद फ़ाइल किया गया है। 30 दिन बाद फाइल किया गया है, जो मेरी रिव्यू के दरख्वास्त के फैसले के 30 दिन बाद फाइल किया गया है। गलत कह रही हैं, ये गलत बयानी की है सरीना ईसा साहिबा ने। उसकी वजह यह है
कि 26 अप्रैल को फैसला आता है इनकी दरख्वास्त पर नजरसानी का, यानी इन्होंने जो नजरसानी की दरख्वास्त दी थी उसका फैसला आता है। अच्छा, वो फैसला 26 अप्रैल को आता है, 26 मई को महीना पूरा होना था और 25 मई को क्यूरेटिव रिव्यू फाइल कर दिया गया था। और ये इस बात का सबूत है कि मैंने 26 को खबर ब्रेक कर दी थी, यानी तब एक महीना पूरा नहीं हुआ था। तो ये जो कह रही हैं कि लिमिटेड टाइम के अंदर फाइल नहीं की, ये गलत बात है। ये कह रही हैं कि मेरे दरख्वास्त का रिव्यू का फैसला आने के 30 दिन बाद फाइल किया गया, तो ये नहीं है, 30 दिन के अंदर अंदर फाइल कर दिया गया था, तो ये गलत बयानी है। वो कहती हैं कि आइन जो मैंने आपकी बदौलत अब अच्छी तरह पढ़ लिया है, जिस पर आपका शुक्रिया, यह आइन सुप्रीम कोर्ट को इजाज़त देता है कि वो अपने फैसलों पर नज़रसानी कर सकें, लेकिन वो सिर्फ एक दफ़ा कर सकते हैं। आइन इस बात की इजाज़त नहीं देता कि एक फ़ैसले की नज़रसानी के बाद दोबारा नज़रसानी की जा सके। यहाँ पर दूसरी गलत बयानी इन्होंने की है, क्योंकि आइन में कोई ऐसी कदगन मौजूद नहीं है कि नज़रसानी के बाद नज़रसानी, यानी आइन कहीं पर पाबंद नहीं करता कि आप दूसरी दफ़ा नज़रसानी नहीं कर सकते। हाँ, ये सुप्रीम कोर्ट की एक रवायत है, या कुछ फैसले ऐसे हुए हैं जिसको प्रेसिडेंट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है और कहा जाता है कि जी एक दफ़ा रिव्यू हो सकता है, दूसरी दफ़ा रिव्यू नहीं हो सकता। लेकिन कानून में ऐसी कोई कदगन नहीं है। अगर ऐसा होता तो सरीना इशरत साहबा को कानून का हवाला देना चाहिए था यहाँ पर इस लेटर में। वो हवाला इन्होंने नहीं दिया, क्योंकि कानून कहीं पर ऐसा मौजूद नहीं है। अगर है तो कोई भी आप में से दिखा दे कि कानून ये कहता है कि दूसरी मरतबा रिव्यू फाइल नहीं हो सकता, एक नजरसानी के बाद दूसरा नजरसानी नहीं हो सकता, ऐसा कोई कानून मौजूद नहीं है। इसी वजह से उन्होंने कानून का हवाला नहीं दिया और ये कह रही हैं कि कानून इस बात की इजाज़त देता। तो ये दूसरी गलत बयानी है जो कानूनी तौर पर वो सरीना इशरत साहबा इस खत में कर रही हैं। वो कहते हैं कि आइन क्यूरेटिव रिव्यू की इजाज़त नहीं देता, आइन क्यूरेटिव रिव्यू की इजाज़त नहीं देता। अगर नहीं देता तो फिर क्यूरेटिव रिव्यू की टर्म ही क्यों है, यानी ये टर्म कानून में एग्जिस्ट क्यों करती है अगर कानून की इजाज़त नहीं देता तो। वो कहती है एक दफ़ा नजरसानी के बाद मामला वहीं ख़त्म हो जाता है, ताहम जो आइन को, अच्छा अब वो कहती है एक दफ़ा नजरसानी के बाद मामला वहीं ख़त्म हो जाता है। अब देखिए सरीना इशरत साहबा को इतनी फिक्र क्यों है, आपको मामला आपके इल्म में होगा, आपको याद होगा कि क्या था। ये रिव्यू में गए थे कि जी सुप्रीम कोर्ट ने जो एफबीआर को हुक्म दिया है कि जी इनके मामलात की छानबीन करें, वो हुक्म सुप्रीम कोर्ट ना दे या नहीं दे सकती। अब उस पर फैसला आया कि ठीक है जी एफबीआर ये नहीं करेगा, यही था ना फैसला। यानी आप अपने खत में या अपनी वजाहत में कहीं ये नहीं कहते कि आप एफबीआर को छानबीन करने क्यों नहीं देना चाहते। अगर आप सच्चे हैं तो एफबीआर आपके खिलाफ कुछ भी साबित नहीं कर सकता। आप रिव्यू में गए ये दरखास्त लेकर कि एफबीआर को रोकें जी इसकी छानबीन करने से, अब एफबीआर को रोक दिया गया, अब आप कह रहे हैं कि जी रोक दिया गया, खत्म, दोबारा एफबीआर कहीं पर छानबीन ना करना शुरू कर दे हमारे असासों की। भाई अगर आप सच्चे हैं, आप ठीक हैं, आपके पास पूरे डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, आप अपने मौक़िफ़ में दुरुस्त हैं, तो आपको एफबीआर से खौफ क्यों है कि एफबीआर आपके खिलाफ जो है वो करेगा। और फिर वो जो एफबीआर ने सवालात किए थे आपने उसके जवाबात क्यों नहीं दिए। ये वो जो सिद्दीक जान अपनी वीडियोस में बार बार पूछते रहे, सवाल उठाते रहे, उसका जवाब आप किसी खत में नहीं देते या उसका जिक्र कहीं नहीं करती सरीना इशरत साहबा। तो ये वो कह रही हैं कि एक दफ़ा नजरसानी के बाद मामला वहीं ख़त्म हो जाता है, तो इसमें इतनी ज़्यादा दिलचस्पी क्यों है कि भाई मामला ख़त्म हो गया दोबारा ना उठाएं। भाई आप सच्चे हैं तो 10 दफ़ा उठा दें, आपको क्या फ़र्क पड़ता है, 10 दफ़ा उठा दें, 50 दफ़ा उठा दें। अगर आप सच्चे हैं, आपके पास डॉक्यूमेंट हैं, आपको क्या फ़र्क पड़ता है कि अगर दोबारा रिव्यू में चले जाएं। तो इस पर जो है वो उन्होंने ये लिखा। फिर वो कहती हैं कि ताहम जो आइन को तार तार करते हैं, डिक्टेटर्स की खदमत करते हैं, वफादारियां खरीदते हैं और कानून की धज्जियां उड़ाते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। ये उन्होंने खैर पर्सनल अटैक किया है, मैं इस पर क्या कमेंट करूं। अगले पैराग्राफ में वो कहती हैं कि मुझे मीडिया ही के जरिए ये भी पता चला है कि इस मर्तबा एक और प्रॉक्सी मिस्टर ज़हीर अहमद को इस्तेमाल किया जा रहा है, जैसे पहले अब्दुल वहीद डोगर को इस्तेमाल किया गया था। आगे ब्रैकेट में लिखती हैं टाउट ऑफ ISI, यानी इल्ज़ाम आयद कर रही हैं मिस्टर ज़हीर अहमद ये टाउट ऑफ ISI हैं। अगेन खुद भी एग्जम्पशन की बुनियाद पर इल्ज़ाम आयद कर रही हैं, कोई सबूत नहीं है इनके पास, ना वो दे रही हैं। मिस्टर ज़हीर अहमद ने अपने आर्टिकल इंग्लिश में बैक वक्त 2 अखबारात में छपवाए, और यह तभी मुमकिन होता है जब हुक्म ऊपर से आता है। जब हुक्म ऊपर से आता है, को इन्होंने उर्दू में लिखा हुआ है, रोमन में लिखा हुआ है, यानी लेटर इंग्लिश में, तो आखिर में लिखा कि यह तभी मुमकिन होता है। अगर आप इसको एग्जैक्टली देख लें तो उन्होंने लिखा कि पब्लिश इन 2 न्यूज़पेपर्स विच इज़ ओनली पॉसिबल, आगे कॉमा में लिखा हुआ है जब हुक्म ऊपर से आता है।
ठीक है, इंग्लिश में लिखा है कि व्हेन डायरेक्टेड फ्रॉम अबव। अच्छा, तो अब ये अगेन एक इल्ज़ाम है और अजम्पशन की बुनियाद पर है कि ये तभी हो सकता है जब हुक्म ऊपर से आता है। तो ये अगेन एक एग्जम्पशन है और इल्ज़ाम है जिसका कोई सबूत इनके पास नहीं है। जैसे इन्होंने शुरू में एग्जम्पशन का माइंड किया था कि इमरान खान या मेरे खिलाफ एग्जम्पशन की बुनियाद पर इल्ज़ाम लगा कि ये मेरे जो जायदाद है ये मेरे शौहर की है, तो उस एग्जम्पशन को बुरा माना गया है। तो यहाँ बार बार एग्जम्पशन से क्यों काम लिया जा रहा है? और ये तभी मुमकिन जब हुक्म ऊपर से आता है। इसी प्लांटेड आर्टिकल की बुनियाद पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल रजिस्ट्रार को लिखते हैं कि इस पर कार्रवाई की जाए और आपके कहने पर उसके बॉस अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान यानी एडिशनल अटॉर्नी जनरल के बॉस अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने आपके कहने पर इस क्यूरेटिव रिव्यू में रिस्पोंडेंट के कहने पर उस बॉस अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को इस क्यूरेटिव रिव्यू में रिस्पोंडेंट बनाया जाता है। क्या पहेली है? व्हाट अ शरेड, क्या पहेली है? ठीक है जी, ये उन्होंने कहा है। अच्छा, फिर वो आगे कहती हैं कि मुझे लगता है कि ये क्यूरेटिव रिव्यू जो मुझसे छुपाया गया तब एक्टिव किया जाएगा जब मेरी सेहत ठीक नहीं होगी और जब मैं पाकिस्तान से बाहर होंगी। इसलिए अपने आप को बचाने के लिए मैं ये ओपन लेटर लिख रही हूं। क्या आप दोबारा हकायक को छुपाएंगे? अब एक तो अगेन वो जम्पशन से काम ले रही हैं कि जब इसको एक्टिव किया जाएगा तब मैं, जब एक्टिव किया जाएगा जब मैं मुल्क से बाहर नहीं होंगी। दूसरा वो सेफ हो रही हैं कि अगर इसको एक्टिव किया जाए और मैं मुल्क से बाहर चली जाऊं और मैं ना आऊं तो मैं पहले ही कह सकूंगा भाई मैंने तो पहले ही कहा था कि जब मैं मुल्क से बाहर जाऊंगी तब आप इसको एक्टिव करेंगे। तो इससे एक खदशा ये भी नजर आता है कि शायद ये मामला जो है वो अब एक्टिव होने वाला है और ये मुल्क से बाहर जाने वाली हैं, जिसकी बुनियाद पर वो ये बात कर रही हैं। एन मुमकिन है ये सिनेरियो डेवलप हो जाए। क्या आप दोबारा हक़ाइक़ को छुपाएंगे और ये ख़त अखबारात में छपने और टेलीविज़न पर चलने नहीं देंगे जैसे आपने माजी में किया? मैंने जब भी आपके झूठ बेनकाब किए, क्या आप यानी मैंने जब भी आपके झूठ बेनकाब किए तो आपने ये ख़त को अखबारात में छपने नहीं दिया और टेलीविज़न पर नहीं चलने दिया। क्या आप ये सच्चाई लोगों तक पहुंचने को बर्दाश्त नहीं कर सकते? अच्छा, ये जो इल्ज़ाम आयद किया गया ना कि मीडिया में अखबार में छपने से रोका जाता है या प्रोग्राम करने से रोका जाता है, तो मैं सिर्फ हम टेलीविज़न पर पैमरा लॉज की पासदारी करते हुए ये इसलिए नहीं करते कि मामला जजिस का है और ये चूँकि मामला इसमें सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जज जो हैं, सिटिंग जज का नाम है और इस केस में वो एक तरह से फरीक हैं, तो सुप्रीम कोर्ट तो पैमरा की ये बाइंडिंग है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस और सिक्योरिटी के जो इदारे हैं उनके ऊपर बराह रास्त इस तरह से मामला को ख़ास तौर पर जब वो अदालत में ज़ेर समात हो डिस्कस ना किया जाए। तो हम पैमरा के उन लॉज की जो कि पहले से बनाए गए हैं, अब नहीं बनाए गए, उनकी पासदारी की वजह से ये मीडिया में नहीं आता। ऐसा नहीं है कि इमरान खान ख़त लिख कर कहते हैं या फ़ोन करके कहते हैं कि ख़बरदार इसको अखबार में ना छापा जाए, क्योंकि अखबार में छप भी जाएगा तो क्या फ़र्क पड़ता है? मैं वीडियो नहीं कर रहा आपके सामने। क्या इस खत को व्हाट्सएप पे नहीं फैला दिया गया? क्या सोशल मीडिया पे ये दस्तयाब नहीं है? ये हर जगह पर पहुंच चुका है। तो इस खत को रोकना तो मकसद हो ही नहीं सकता। ना इस तरह की कोई इंस्ट्रक्शन बतौर मीडिया पर्सन मुझे कभी अगर होता तो मेरे चैनल की तरफ से मुझे डायरेक्टिव्स आ जाते कि खबरदार इस पर प्रोग्राम नहीं करना। तो ये हम कानून की पासदारी की वजह से नहीं करते। तो ये जो अगेन एक एजम्पशन या मफरूज़ा या इल्ज़ाम आयद किया गया ये बेबुनियाद है। अच्छा जी, आगे वो आखिर में कहती हैं कि मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, मैं हैरान हूं कि आपने अपनी जमात का नाम तहरीक इंसाफ क्यों रखा है। पर्सनल रिमार्क्स दे रही हैं, क्योंकि आपके यहाँ मेरे लिए ज़रा सा भी इंसाफ नहीं है। क्यों वज़ीर आज़म साहब, क्यों अभी तक मेरा टीवी पर मुनाजरे का चैलेंज क्यों कबूल नहीं किया, जहां हम दोनों अपने अपने सोर्स ऑफ इनकम, टैक्स और प्रॉपर्टीज़ का जवाब दें टेलीविज़न पर? यानी सुप्रीम कोर्ट में जवाब नहीं देना चाहती जो एफबीआर ने सवालात उठाए हैं, टेलीविज़न पर जवाब देना चाहती हैं। ये अगेन एक हैरत की बात है कि भाई आप एफबीआर कानूनी जो इदारा है उसका जवाब तो नहीं देना चाहती और सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू में चले जाते हैं कि खबरदार एफबीआर को रोकें कि वो हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई ना करे। वहां पर आप सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू में चले जाते हैं, जवाब नहीं देना चाहते, लेकिन जहां पर आप कह देंगे टेलीविज़न पर आप जवाब देंगी। इस मुनाजरे को मैं आपको भी इस मुनाजरे में आपको भी ये जवाब देना पड़ेगा कि आपने बनीगाला में जहां तामीरात करना मना है वहां घर कैसे बना लिया। अगर आप मेरे सामने आने से डरते हैं तो फिर आप लिखे हुए सवालात भी भेज सकते हैं जो आपके कानूनी माहिरीन ने तैयार किए हों, मैं उनके जवाब देने के लिए और पब्लिक करने के लिए तैयार हूं। लेकिन एफबीआर का जवाब आपने क्यों नहीं दिया, ये मेरा सवाल है। वज़ीर आज़म साहब, नहायत एहतराम के साथ मैं एक दरख्वास्त के साथ ख़त्म करती हूँ कि आप रियासत मदीना का नाम इस्तेमाल करके मुसलमानों के जज्बात को मजरूह ना करें, क्योंकि रियासत मदीना का तसव्वुर सच्चाई, ईमानदारी, दयानतदारी और एहतसाब के शफाफ निज़ाम का ज़ामिन है।
आखिर में लिखा है इन सिंसियरिटी एंड ऑनेस्टी मिसेस सेरीना ईसा। तो ये ख़त है जनाब, इसका मैंने मतन भी आपके सामने पूरा रख दिया है और इसका तज्ज़िया भी पेश कर दिया है। जहाँ जहाँ गलत बयानी और जम्शन से काम किया गया है वो भी आपके सामने रख दिए हैं। खुद तज्ज़िया कीजिए, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।